हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आज की हिंदी की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है और हम पढ़ रहे हैं पाठ दीदी का खजाना। दीदी का खजाने पाठ में हमने देखा कि किस तरह से दीदी एक गंदे मैदान को एक साफ सुथरा मैदान बनवा देती हैं उन बच्चों से जो बच्चे रोज उस गंदगी में खेलते रहते हैं। तो बच्चे ये काम पहले भी कर सकते थे, बच्चों ने ये काम पहले क्यों नहीं किया? क्योंकि बच्चों के अंदर जागरूकता नहीं थी, है ना। दीदी ने उन्हें ज्ञान देकर उनके अंदर जागरूकता पैदा की और सफाई को लेकर वो बच्चे जागरूक हुए और फिर उन्होंने एक गंदे मैदान को एक साफ सुथरे मैदान में बदल दिया। तो बच्चों, यानी कि किसी भी काम के लिए हमारे अंदर जागरूक होना बहुत जरूरी है। और जागरूकता कैसे आती है? पढ़ाई से, है ना। तो पढ़ाई हर व्यक्ति के लिए बहुत जरूरी है। तो इस पाठ से संबंधित प्रश्न उत्तर भी मैं करवा चुकी हूँ और पाठ तो पढ़ा ही दिया है मैंने आपको। तो आज हम पढ़ रहे हैं पाठ से संबंधित भाषा। बच्चों, आप लोग अपनी किताब का जो काम है, बुक वर्क है, उसे डन नहीं कर रहे हैं, तो वो भी काम जरूरी है, आपको वो भी साथ साथ में करना है। प्रश्न उत्तर के साथ साथ आपको बुक वर्क भी अपना डन करना है। तो चलिए, आज मैं आपको बुक वर्क करवाऊंगी। भाषा बोध का पेज नंबर 61 आप खोलिए अपनी किताब में। और पहला प्रश्न है, दिए गए वाक्यों में उचित विराम चिन्ह लगाइए। ठीक है, ये जो वाक्य दिए हुए हैं इन्हें हम विराम चिन्हों से सजाएंगे। अगर इन्हें विराम चिन्ह नहीं लगेंगे तो इनका अर्थ बदल सकता है। तो चलिए पहले पढ़ते हैं वाक्य। प्रिया केशव अनु और तपस्या मेरे मित्र हैं। अभी इनमें कोई विराम चिन्ह नहीं है, तो इसको हम इस तरह से पढ़ेंगे, प्रिया केशव अनु और तपस्या मेरे मित्र हैं, है ना। इसको ऐसे नहीं करेंगे, इसमें लगाएंगे हम कॉमा। प्रिया के बाद कॉमा और केशव के बाद भी यहाँ लगेगा कॉमा। प्रिया, अब पढ़ेंगे इसको, प्रिया केशव अनु और तपस्या मेरे मित्र हैं, और यहाँ लगेगा पूर्ण विराम। ठीक है। आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। आओ तुम भी हमारे साथ खेलो। यहाँ पर क्या होगा? खेलो के बाद पूर्ण विराम। यानी बच्चों, आपको ध्यान रखना चाहिए कि जब भी आपका वाक्य समाप्त होगा तो वाक्य समाप्त होने पर आप अवश्य पूर्ण विराम लगाएंगे। क्या पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है? क्या पृथ्वी सूरज के चारों ओर चक्कर लगाती है? इस वाक्य में प्रश्न पूछा गया है ना। तो ये प्रश्नवाचक वाक्य हो गया। तो जब भी प्रश्न पूछा जाए किसी वाक्य में, उसके अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह होता है। ठीक है, ये है प्रश्नवाचक चिन्ह। बच्चों को पढ़ाती और अच्छी अच्छी बातें बताती। बच्चों को पढ़ाती और अच्छी अच्छी बातें बताती। यहाँ क्या रह गया बच्चों? पूर्ण विराम रह गया है। बिल्कुल सही, पूर्ण विराम रह गया है, तो यहाँ पूर्ण विराम लग जाएगा। माँ ने कहा 1 किलो दूध ले आओ। माँ ने कहा 1 किलो दूध ले आओ। यहाँ पर लगता है उद्धरण चिन्ह। किसी की कही हुई बात को उद्धरण चिन्ह के अंदर रखते हैं और यहाँ पर पूर्ण विराम। अगला है, वाह बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। ये है विस्मयादिबोधक चिन्ह जो लगेगा यहाँ पर। वाह बच्चों ने तो कमाल ही कर दिया। ठीक है, और यहाँ अंत में लगेगा पूर्ण विराम। तो बच्चों, अब आपने देखा किस तरह से हमें यहाँ पर पूर्ण विराम और कॉमा लगाकर इन वाक्यों को पूरा किया। तो ये था विराम चिन्ह का प्रयोग। इसको मैं व्याकरण में जब आप विराम चिन्ह वाला पाठ पढ़ेंगे तब और अच्छे से समझाऊंगी। देखते हैं अगला प्रश्न। प्रश्न नंबर 2 है, नीचे दिए गए वाक्यों में क्रिया शब्दों को रेखांकित कीजिए। यहाँ पर वाक्य दिए हुए हैं और यहाँ इन वाक्यों में हमने क्रिया शब्दों को रेखांकित करना है। अब आपको मैं बता दूं क्रिया शब्द क्या होते हैं। जिस शब्द से किसी कार्य के करने या होने का बोध होता है उसे क्रिया शब्द कहते हैं। ये क्रिया की परिभाषा है। तो ऐसे कौन से शब्द हैं जिनसे कार्य हो रहा है, यानी काम हो रहा है? देखते हैं वाक्यों में। बस्ती में कुछ बच्चे रहते थे।
रहते थे। अगला वाक्य है, बच्चे कचरे में से प्लास्टिक की बोतलें खोजते थे। ये क्रिया शब्द है। बच्चे दूर से उसे घूर रहे थे। ये क्रिया शब्द है। एक दिन निधि नहीं आई। ये क्रिया शब्द है। ठीक है। प्रश्न नंबर 3 है, क्रिया के जिस रूप से काम के होने का समय का बोध होता है उसे काल कहते हैं। और काल 3 प्रकार के होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल। तो नीचे दिए गए वाक्यों को निर्देशानुसार काल में बदलकर लिखना है। ये वाक्य दिए हुए हैं, उनके पीछे ब्रैकेट में ये दिया हुआ है कि आपको इस वाक्य को कौन से काल में बदलना है। ठीक है। तो जैसे पहला है कि बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, ये वर्तमान काल का वाक्य है और इसे भूतकाल में बदलना है। तो कैसे होगा, बच्चे स्कूल नहीं गए। ठीक। आप मुझसे प्रश्न पूछेंगे। ये क्या है, भविष्यत का है वाक्य, इसको भूतकाल में लिखेंगे। आपने मुझसे प्रश्न पूछे, कार्य हो चुका है, वो भूतकाल होता है। आपने मुझसे प्रश्न पूछे। ठीक है। कचरे के बारे में वे बहुत कुछ जानते थे, इसको भविष्यत काल में। तो हम लिखेंगे इसको कि कचरे के बारे में वे बहुत कुछ जानेंगे। ये हो जाएगा भविष्यत काल। अगला वाक्य है कि मुझे पढ़ने का शौक था। इसको वर्तमान काल में लिखेंगे, मुझे पढ़ने का शौक है। ये हो जाएगा वर्तमान काल। तो ये थे प्रश्न नंबर 3, जिसमें मैंने आपको समझाया काल। सुनना और बोलना, कुछ एक्टिविटी दे रखी है इसमें। एक अनुच्छेद दिया हुआ है, इसको हम पढ़ेंगे और फिर इस अनुच्छेद में से मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं जिनके उत्तर आपको इसी अनुच्छेद से ढूंढने हैं। चलिए पहले पढ़ लेते हैं अनुच्छेद। स्वस्थ होने का अर्थ है शारीरिक और मानसिक तौर से निरोगी व तंदुरुस्त होना। स्वस्थ रहने के लिए स्वच्छता जरूरी है। व्यक्ति को न केवल अपनी स्वच्छता जैसे प्रतिदिन नहाना, साफ तथा स्वच्छ कपड़े पहनना आदि का ही ध्यान रखना चाहिए, बल्कि अपने आसपास की स्वच्छता का भी पूरा ध्यान रखना चाहिए। साफ सफाई रखने से बीमार होने की संभावना कम हो जाती है। बिल्कुल सही बात है ना बच्चों। जब आप साफ सफाई रखते हैं, नहाते धोते हैं, तो आपको बीमारियां जल्दी से नहीं पकड़ती हैं। तो ये तो था बच्चों अनुच्छेद। अब चलिए इस अनुच्छेद से मैंने कुछ प्रश्न बनाए हैं, आप उन्हें अपने पास नोट कीजिए। पहला प्रश्न है, स्वस्थ रहने का क्या अर्थ है? इसका उत्तर इसी अनुच्छेद में आपको मिल जाएगा। तो एक बार दोबारा से दोहराती हूँ प्रश्न, स्वस्थ रहने का क्या अर्थ है? प्रश्न नंबर 2 है, साफ सफाई न रखने से क्या होता है? साफ सफाई न रखने से क्या होता है? तीसरा है, स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? स्वस्थ रहने के लिए क्या जरूरी है? और चौथा प्रश्न है कि व्यक्ति को स्वच्छ रहने के लिए क्या करना चाहिए? व्यक्ति को स्वच्छ रहने के लिए क्या करना चाहिए? प्रश्न नंबर 5 है, क्या हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए? क्या हमें अपने आसपास स्वच्छता रखनी चाहिए? यदि हाँ, तो उसके ऊपर 2 पंक्तियां लिखिए कि आप क्यों स्वच्छता रखेंगे। ठीक है, 2 पंक्तियां अवश्य उसके बारे में लिखेंगे। तो ये थे अनुच्छेद से संबंधित प्रश्न उत्तर। तो बच्चों इसी के साथ आज का ये आपका पाठ समाप्त हुआ। एक नई वीडियो लेकर फिर आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगी। तब तक के लिए धन्यवाद।